हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष मिश्रा और स्वागत है एक बार फिर से आपका निर्माण जीएस एकेडमी टेस्ट सीरीज़ पे। जैसा कि कल आपने मैथ का वीडियो देखा होगा, अमन सर का वीडियो, उसमें आपने मैथ के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और उसके पिछले मैंने हर्षवर्धन यानी कि प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू सम्राट जो था उस हर्षवर्धन पर वीडियो बनाया था। लगभग 13 से 14 मिनट का वो वीडियो था। आप उसे अच्छे से एक बार देख लें, क्योंकि जिस तरीके से हम टेस्ट सीरीज़ में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और कंटिन्यूसली अगर हम देखें तो प्राचीन भारत की सीरीज़ को हम अभी बढ़ा रहे हैं, जिसमें से हमारे प्राचीन भारत की सीरीज़ में सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनको हमने सॉल्व कर लिया है। आज जो है हम टेस्ट सीरीज़ लेकर के आए हैं वो भी हिस्ट्री की ही टेस्ट सीरीज़ है, जिसमें हम वैदिक सभ्यता का पार्ट 1 देखेंगे। वैदिक सभ्यता के पार्ट 1 में 1 से लेके 32 क्वेश्चन, लगभग 32 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर आपको 7 से 10 सेकंड में देने हैं। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा, ऑप्शन पढ़ूंगा और पढ़ने के पश्चात जो है आपको उसका आंसर करना है। थोड़ा समय मिलेगा, कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सही क्वेश्चन सॉल्व करें, सही आंसर दें। जहाँ भी गलत हो जाए तो जैसे ही मैं क्वेश्चन का आंसर रिपीट करूं वैसे ही आप जो है उसे सॉल्व करें। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी टेस्ट सीरीज को। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में उसका समय पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, या इनमें से कोई नहीं। आपके पास 7 से 10 सेकंड का टाइम है, आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर करिए। चलिए, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है ना। जो वैदिक सभ्यता है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल, जिसमें से ऋग्वैदिक काल का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। उत्तर वैदिक काल का समय क्या है अभी क्वेश्चन में आएगा, उसका भी आंसर आप करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन ए वीर या योद्धा, ऑप्शन नंबर बी श्रेष्ठ या कुलीन, ऑप्शन सी यज्ञकर्ता या पुरोहित, ऑप्शन डी विद्वान। जल्दी बताएं इसका आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा भी गया हुआ है। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, श्रेष्ठ अथवा कुलीन। श्रेष्ठ अथवा महान भी कभी कभी ऑप्शन में मिल जाता है, तो हमको दोनों ऑप्शन याद रखने हैं। तो आर्यों का अर्थ है, चूंकि हम आर्य की संतान है, और आर्यों का अर्थ भी क्या है, श्रेष्ठ अथवा कुलीन। बढ़ते अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन कहता है, आर्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान रखिएगा, कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, वे संस्कृत बोलने वाले थे। ऑप्शन नंबर बी, वे घुड़सवारी किया करते थे। ऑप्शन नंबर सी, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे। ऑप्शन नंबर डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। बताइए इसका सही आंसर क्या है, कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है। यदि आपने वैदिक सभ्यता का वीडियो देखा होगा तो आपसे ये सभी क्वेश्चंस बनेंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को देखें। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वैदिक सभ्यता एक ग्रामीणी सभ्यता थी जो कि नगरों में नहीं बल्कि गाँव में निवास करती थी। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा ये पॉइंट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। जौ, गेहूं, चावल, तंबाकू। बताएं इसका आंसर।
चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर आप लॉजिक से लगा सकते हैं कि जौ और गेहूं देखिए पुरानी प्राचीन फसलें थी, सबसे प्राचीन फसलें। और जो आपका सी नंबर है चावल, चावल हम देखें कि वैदिक सभ्यता के लोगों को चावल का ज्ञान अच्छा था और चावल वही लेकर भारत में आए। और ऑप्शन नंबर डी जो तंबाकू है, तो हमारे भारत में तंबाकू जो है लेकर के आए थे पुर्तगाली। तो इसका सही आंसर क्या है? तंबाकू। तो वैदिक सभ्यता के लोगों को किसका ज्ञान नहीं था दोस्तों? तंबाकू का ज्ञान नहीं था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? यजमान, श्रवण, अथर्वण या श्रेष्ठ? जल्दी आंसर करें इसका। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रवण कहा जाता था। यानी कि जो वेद का विरोध करते थे और साथ में ब्राह्मण विरोध की धार्मिक अध्यापक जो थे, तो उन्हें श्रवण के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्बसूत्र या छांदोग्य उपनिषद? जल्दी आंसर करें इसका, आपके पास 7 सेकंड का समय है। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, शुल्बसूत्र। तो वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग है वो शुल्बसूत्र है, क्योंकि इसमें कई सारे फॉर्मूले जो वैदिक गणित के हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर डी सामवेद? चलिए दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। यानी कि जब भी प्राचीन शब्द आ जाए तो आप समझिए कि वो ऋग्वेद से संबंधित होगा। कुछ मामलों में आप छोड़ दें, लेकिन बाकी मामलों में अगर प्राचीन युग वैदिक युग के बारे में पूछे तो उन समस्त जानकारी या सूचना हमें किससे प्राप्त होती है? ऋग्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कहता है कि पहले वेद लिखे गए, ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद, या ऑप्शन नंबर बी पहले वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक, ऑप्शन नंबर सी उपनिषद, फिर वेद, फिर ब्राह्मण और आरण्यक, ऑप्शन नंबर डी वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। बताइए इन चारों में सही कालक्रम कौन सा है? जल्दी आंसर करें इसका। देखिए कोशिश करिए, सही आंसर देने की कोशिश करिए। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले दोस्तों क्या लिखे गए हैं आपके? वेद। वेद के बाद क्या लिखे गए हैं आपके? तो वेदों के बाद ब्राह्मण लिखे गए और ब्राह्मण के बाद आरण्यक लिखे गए हैं और सबसे लास्ट में जो लिखे गए हैं वो क्या लिखे गए हैं आपके? उपनिषद। इन कालक्रम में सबसे लास्ट में क्या लिखे गए हैं? उपनिषद लिखे गए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये बिल्कुल बहुत सड़ा सा और सरल सा क्वेश्चन है कि वेदों की संख्या कितनी है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसका सही आंसर क्या है ये आपको अच्छे से पता होगा। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ये सिंपल है तो इसका आंसर आपको खुद करना है। ठीक है ना, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। कौन से वेद को संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहा जाता है या वेद त्रयी कहलाते हैं? ठीक है, वे कौन से 3 वेद हैं जो संयुक्त रूप से वेद त्रयी या त्रयी के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर सी
ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, या ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। थोड़ा बहुत भी वेदों की जानकारी अगर आपको होगी तो आप इसका आंसर झटाक से दे देंगे बिल्कुल। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। यानी कि अगर हम देखें तो सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया है, उसके बाद दोस्तों सामवेद लिखा गया है, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड नंबर में जो लिखा गया है वो यजुर्वेद लिखा गया है, चौथे नंबर में अथर्ववेद। तो शुरू में जो 3 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इनको ही वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राज चिन्ह में, यानी कि जो अशोक स्तंभ है वो राज चिन्ह है, में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और सामान्य छोटे छोटे बच्चे भी इसका आंसर जानते हैं। पहला ऑप्शन है मुंडक उपनिषद, दूसरा है कंठ उपनिषद या कंठोपनिषद, तीसरा है ईशोपनिषद, या चौथा है बृहदारण्यक उपनिषद। बताइए। एकदम सरल सा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर क्या है, मुंडकोपनिषद या मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद, कई बार ये हमको आम जन में या आम किताबों में, छोटी छोटी किताबों में भी पढ़ने को मिल जाता है कि भारत के राजचिन्ह में प्रयोग होने वाला शब्द सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। कृषि, पशुपालन, शिक्षा या व्यवसाय। इसमें कई सारे लोग गलत आंसर करेंगे। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर पशुपालन है, ना कि कृषि, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कि भले ये ग्रामीणी सभ्यता थी, ये पशुपालन सर्वाधिक किया करते थे, और कृषि इनका देखा जाए तो आर्थिक व्यवस्था का एक मुख्य स्रोत रहा है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा, पशुपालन होगा, ना कि कृषि। अगला है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ या जनक किसे कहा जाता है। ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद, सामवेद। जल्दी आंसर करें। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सामवेद। सामवेद को क्या कहा जाता है, भारतीय संगीत का जनक वेद कहा जाता है, या इसे भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों ये। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम विधि निर्माता कौन है। विधि का अर्थ यहाँ पे कानून से है, तो विधि निर्माता कौन है, मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त या सेल्यूकस। इसमें कुछ लोग गलत करेंगे, अभी इस क्वेश्चन में कुछ लोग के आंसर गलत होंगे। चलिए दोस्तों, इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मनु। प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है, मनु को माना जाता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए महाभारत, ऑप्शन बी श्री भगवद गीता, ऑप्शन सी गीत गोविंद या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
चलिए दोस्तों, इसमें भी कई लोगों ने गलत किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भगवत गीता। ध्यान रखिएगा, कृष्ण का या कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ किसे माना जाता है? श्रीमद् भगवत गीता को माना जाता है, ना कि महाभारत को। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन है, भूमि है, या ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, गोधन या भूमि दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं? बताएं, जल्दी आंसर करें इसका। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए आंसर देने की। कुछ लोगों के सही हैं, लेकिन कुछ लोग फिर भी गलत कर रहे हैं। ऐसी ही छोटी छोटी मिस्टेक हमको परीक्षा में लॉस करवाती। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गोधन को माना गया है। ऋग्वेद में संपत्ति का जो मुख्य रूप है वो गोधन है, गाय है, ना कि भूमि। ठीक है ना? और कई लोग सी लगा दिए हैं, यानी कि गोधन और भूमि दोनों को नहीं, केवल गोधन को माना गया है। अगला है कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 7वें मंडल में, या 8वें मंडल में, या 9वें मंडल में, या फिर 10वें मंडल में? बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 10वें मंडल में। तो पहली बार शूद्र का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल से प्राप्त होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन, अभी ये तो केवल एक छोटा सा ट्रेलर है। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? मतलब यहाँ पे समय पूछ रहा उत्तर वैदिक काल का। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, या ऑप्शन नंबर डी है कि इनमें से कोई नहीं। देखिए, ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, क्योंकि ये ऋग्वैदिक काल का समय माना जाता है। पहला ही क्वेश्चन था। अब बाकी के 3 ऑप्शन में से आपको आंसर इसका करेक्ट करना है। देखिए, लगभग सही जवाब दे रहे हैं सभी लोग। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1000 ईसा पूर्व से लगभग 600 ईसा पूर्व तक का समय उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। जैसा कि ऋग्वैदिक 1500 से 1000, तो 1000 से जैसे ये खत्म होता है तो आपका 600 ईसा पूर्व तक चलता है उत्तर वैदिक काल। और यदि संपूर्ण वैदिक काल का समय पूछे तो 1500 से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, चलिए अगला बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 19, 20, 21। इसका आंसर तो आप लोग खुद ही दे देंगे। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। पुराणों की संख्या आपको पता होगी, नॉर्मली बताए दे रहा हूँ, 18 होती। ठीक है ना? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति की उपासना करते थे ये लोग, पशुपति की करते थे, देवी माता की करते थे, या त्रिमूर्ति की करते थे? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता की ही तरह प्रकृति की उपासना करते थे। बाद में तो देवताओं के उल्लेख तो मिलते हैं, लेकिन मुख्यतः प्रकृति ही इनका आधार थी। उन्हीं की ये पूजा किया करते थे, क्योंकि ये खेती किसानी वाले थे, पशुपालन थे, और उन्हीं से, प्रकृति से इनका संपूर्ण जीवन चलता था। इसलिए प्रकृति वैदिक धर्म का जो मुख्य लक्षण था, इनमें से प्रकृति की उपासना थी। ठीक है,
चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंद्र को जो है पुरंदर भी कहा गया है और साथ में एक अंशुजीत शब्द भी मिलता है, अंशुजीत भी कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि शुल्ब सूत्र, जो अभी हमने देखा था कि गणित के लिए, वैदिक गणित के लिए जो प्रमुख ग्रंथ है वो कौन सा है? शुल्ब सूत्र है। तो इसमें अब ये पर्टिकुलर पूछा है कि शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? वैदिक गणित में क्या क्या चीजें, देखिए वहां पे मैंने गणित नहीं बल्कि वैदिक गणित की बात की थी, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन का आंसर ये देना है कि शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से, ज्योतिष से, गणित से या खगोल से? सोच समझ के आंसर दीजिएगा, इसका कई सारे लोग क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ज्यामिति से संबंधित है। गणित की एक शाखा ज्यामिति से संबंधित है। अब लोगों के दिमाग में ये आएगा कि वहाँ पे वैदिक गणित कहा, यहाँ पे गणित क्यों? तो देखिए, गणित की एक शाखा वैदिक गणित, अब गणित में संपूर्ण गणित आ जाती है, ठीक है ना, इसीलिए ये शुल्ब सूत्र जो है इसमें ज्यामिति का स्पेशली उल्लेख मिलता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या है? ज्यामिति है। अगला है कि अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय, ये कहाँ से लिया गया है? आपने पढ़ा होगा, अस्तो माँ सद्गमय, हमें अंधकार से दूर ले चलो, है ना। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार हमारे जीवन से क्या है? दूर हो। अस्तो माँ सद्गमय का अर्थ है कि हम अच्छे, अरे इसका अर्थ छोड़िए, आप इसका आंसर दें, है ना, अभी मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा। तो बताइए कहाँ से लिया गया है ये शब्द? उपनिषद से, वेदांग से, महाकाव्य से, पुराण से? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए जरा। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, उपनिषद। उपनिषद से क्या किया गया है? अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो ध्यान रखिएगा, ये कोटेशन उपनिषद से लिया गया कोटेशन है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, मतलब कहाँ बस गए थे ये? समा तट में, प्राग ज्योतिष में, पंजाब में कि पांचाल में? बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में। जब आर्य भारत में आए थे तो सबसे पहले सप्त सैंधव प्रदेश, जो पंजाब का क्षेत्र था, वहां पे जाके ये बस गए। अगला क्वेश्चन है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है। या ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है। या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको पता चल जाएगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। अपौरुषेय का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि पुरुष द्वारा इसकी रचना की ही नहीं गई, तो ऋषि भी तो पुरुष में आते हैं, ठीक है ना।
तो यहाँ पे पर्टिकुलर ऋषियों को अगर कहा गया तो ऋषियों में कौन कौन आते हैं, तो आपके पुरुष ही आते हैं, तो वो भी पुरुष हो गए। तो इसका मतलब क्या है, इसकी रचना किसने की, देवताओं ने की है, इसीलिए इसे अपौरुषेय की संज्ञा दी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं कपिल, अक्षपाद गौतम, उलूख कणद या फिर पतंजलि। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है उलूख कणद। दरअसल ये कणद नहीं है बल्कि कणाद, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो वैशेषिक दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, आपके कणाद को माना जाता है। ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी, बादनारायण, कपिल या गौतम। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही है। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जैमिनी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, जैमिनी ने ही पूर्व मीमांसा या फिर मीमांसा का प्रतिपादन किया या रचना की। ठीक है ना, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है। ठीक है, जैमिनी, बादनारायण, बुद्ध या महावीर। सीधा सीधा देखिए उत्तर है बुद्ध, महावीर तो होंगे नहीं, जैमिनी ने तो पूर्व मीमांसा की रचना कर दी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बादनारायण। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उत्तर मीमांसा के रचनाकार या रचयिता या प्रतिपादक कौन किसे माना जाता है, बादनारायण को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। बताइए। चलिए 3 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों, इसका आंसर देखने के बाद 3 क्वेश्चन आपके पास और बचेंगे, जल्दी आंसर करें। चलिए अपन देखते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 9वां मंडल। 9वें मंडल में पूर्णतः सोम का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में हमें सोम देवता का उल्लेख मिलता है। सोम कौन थे, तो वनस्पति के देवता थे। कहा जाता है कि सोम यहाँ पे चंद्रमा का भी पर्यायवाची है, तो यहाँ पे रात की चांदनी में ही सभी वनस्पतियाँ खिलती थीं, इसलिए वनस्पति का देवता सोम को माना जाता है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज्य, ये दशराज्य नहीं है दोस्तों, दशराज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या परुष्णी। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी परुष्णी। जो दशराज्य युद्ध है, राजा सुदास और अन्य 10 राजाओं के बीच में जो युद्ध हुआ था वो आपका परुष्णी नदी के किनारे हुआ था, है ना। वर्तमान में इसे हम रावी नदी के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, बस ये दो लास्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो हमारा 31वां क्वेश्चन है 31 नंबर का कि धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है, 1/3,
1/4, 1/6 या 1/8? बताइए। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1/6। हमारे धर्म शास्त्रों में जो भू राजस्व की दर बताई गई है वो कितनी बताई गई है? 1/6 बताई गई। ठीक है, चलिए तो ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, कि 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग से, सूत्र युग से, रामायण युग से या महाभारत युग से? बताइए, सोच समझ के इसका आंसर दीजिएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपसे बन जाएगा। फिर भी लोग गलत करेंगे इसको अभी। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण युग। कई लोगों ने रामायण, कई लोगों ने सूत्र, कुछ लोगों ने तो महाभारत युग को बताया है, लेकिन नहीं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण युग है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में ब्राह्मण अगर देखें तो अपने चरम पे था, इसलिए इसे ब्राह्मण युग भी माना जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से लगभग हमने आज कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? वैदिक सभ्यता के लगभग हमने 32 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। ठीक है, अब इसमें से कितने आंसर आपके सही हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में आज बताना है बिल्कुल, और फिर उसके हिसाब से कि आप अभी कितनी तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो को हमने देखा। कल जो आएगा वीडियो वो वैदिक सभ्यता का सेकंड पार्ट होगा, जिसमें लगभग 30 क्वेश्चन और रहेंगे। इसके लगभग वैदिक सभ्यता से जुड़े हुए लगभग आपके पास जो क्वेश्चन रहेंगे वो 115 क्वेश्चन रहेंगे। 115 में 32 क्वेश्चंस को हमने आज सॉल्व कर लिया है। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन को धीरे धीरे करके हम 2 से 3 या 4 पार्ट में लाएंगे, ताकि आपको ज़्यादा बर्डन भी ना हो और ज़्यादा आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकें। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर, तब तक के लिए नमस्कार।